नमस्कार, मेरा नाम है किसले और मेरे साथ है प्रणय उपाध्याय, जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय मामलों को कवर करते आए हैं। सूडान में क्या चल रहा है आप जानते हैं। वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात हैं, सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। तो ये युद्ध क्यों हुआ, इसका असर क्या होगा, वहां पे कितने भारतीय रहते हैं और भारतीयों को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सब कुछ बड़े ही आसान तरीके से समझानेंगे प्रणय उपाध्याय सर से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले सर ये समझाइए बड़े ही आसान तरीके से कि सूडान में जो चल रहा है, क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। बिल्कुल आसान सा आपका सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। पिछले कई दशकों से सूडान के अंदर लड़ाई चल रही है। लड़ाई चल रही है कई टुकड़ों के अंदर चली। यानी 1989 के अंदर सूडान के अंदर कू हुआ था। अगर आप सूडान का नक्शा देखें सबसे पहले तो कि सूडान है कहाँ, तो अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आप देखते हैं, अफ्रीका बहुत बड़ा महाद्वीप है और अफ्रीका के उत्तर पूर्व के अंदर एक बड़ा देश है। यानी अफ्रीका के कई देशों में बड़े देशों में से एक है सूडान। और सूडान जो है इंडियन ओशन और गल्फ ऑफ एडन जो है वहां से जुड़ता है। यानी अगर आप इस जगह से देखें तो उस सूडान और भारत के बीच में अगर आप देखते हैं तो वहां से चलने पे इथियोपिया, सूडान ये एक ही एक्सिस के ऊपर है और यहाँ से भारत तक आने के बीच में केवल समंदर है। तो इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि भारत से समंदर ही एकमात्र दूरी है, अन्यथा वो नजदीक में है। एक समंदर भर की दूरी है। बिल्कुल, एक समंदर भर की दूरी है। दूसरी चीज ये कि 1989 के बाद से वहां पर कू हुआ। प्रोफेसर जो प्रेसिडेंट थे वो बशीर, उन्होंने सत्ता हथियाई। बहुत लंबे समय तक 2013 तक वो सत्ता में रहे। उसके बाद फिर वहां पर फिर कू हुआ। उसके बाद सत्ता का हस्तांतरण जो है वो वहां पर आसान नहीं रहा। कू होते रहे, तख्ता पलट होते रहे। यानी मैं आपको एक इतिहास बता रहा हूं कि वहां पर चुनाव के जरिए, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए सत्ता हस्तांतरण नहीं हुए, बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत सत्ताएं हथियाई गई और उसके बाद ताकत के दम पर वो सत्ता बनाए रखी गई। चूंकि तो ये जड़ है सर जो आप हमें बता रहे हैं, ये जड़ है। दूसरी बात ये है कि वहां पर रिसोर्सेज बहुत हैं। गोल्ड मर्सनरीज कहा जाता है। ये जो आरसीएफ है, आरएसएफ है, जो कि अर्धसैनिक बल के रूप में अब आ गई। 2013-14 के बाद, उस कू के बाद से वहां पर जितने बदलाव हुए, उन बदलावों के बाद में वहां पर संघर्षों का सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये बाद में चूंकि जनरल दगलो जो हैं वो इस समय आरएसएफ के इंचार्ज हैं। और ये जो बेसिकली आपने जो सवाल पूछा कि अभी वहां चल क्या रहा है, वहां जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है दरअसल दो जनरलों के बीच में जो ताकत की लड़ाई है उसको लेके संघर्ष चल रहा है। और इसकी जड़ में दरअसल सत्ता का जो हस्तांतरण है या जो पावर ट्रांजिशन है उसकी लड़ाई है। क्योंकि 2019 के बाद से वहां पर जो सरकार गई और उस सरकार के जाने के बाद से जो प्रेसिडेंट हैं, इस समय बने प्रेसिडेंट, जो सेना अध्यक्ष और सेना और सिविलियन सरकार रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर सरकार बनाई, बशीर, उन्होंने सत्ता बनाई। लेकिन उसके बाद अक्टूबर 2021 के अंदर जो सिविलियन पार्ट था उसको हटा दिया। उन्होंने सत्ता ले ली और उसको लेकर अब इन दोनों समूहों, इन दोनों जनरल्स और दोनों के पास में अच्छी ताकतवर फौज है। यानी एसएएफ, सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस, और रिजर्व सुडानीज फोर्स, आरएसएफ, इन दोनों के बीच की ये लड़ाई है। और इस समय खार्तूम के अंदर आरएसएफ है और खार्तूम के बाहर जो है एसएएफ है। और इस खार्तूम के अंदर कब्जे की लड़ाई चल रही है, खासतौर पर जो एयरपोर्ट का इलाका है। और एयरपोर्ट पे के इलाके पे लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि एयरपोर्ट से बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। अच्छा। और उसी के पास में इंडियन एम्बेसी है। तो जिस जगह पे इंडियन एम्बेसी है उस जगह पर काफी लड़ाई चल रही है। 15 अप्रैल से अचानक ये तनाव और गोलीबारी शुरू हुई। इसी दौरान रमजान भी चल रहा था, ईद भी इसी दौरान आई, लेकिन लड़ाई का सिलसिला जो है वो एक छोटे से सीज फायर के बावजूद बरकरार है। तो सर, सूडान में कितने भारतीय हैं? अगर सूडान में देखें तो आप 3000 से ज्यादा भारतीय हैं जो वहां पर अलग अलग जगह पे काम करते हैं। और साथ ही कई लोग ऐसे हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, भारत में से लोग मोजाम्बिक, कीनिया गए, कीनिया से फिर सूडान चले गए। तो भारतीय मूल के लोगों की संख्या को अगर आप मिलाएं, यानी जो भारतीय हैं और भारतीय मूल के लोग हैं, तो यह आंकड़ा करीब करीब 4000 से ऊपर जाता है। वहां पे सर भारतीय जाति क्यों है सूडान में? रोजगार, कामकाज के सिलसिले में बहुत सारे भारतीय जो हैं वो कामकाज के सिलसिले में जाते हैं। इसके अलावा जो भारतीय इंजीनियर्स हैं वो वहाँ फैक्ट्रीज में ऑपरेशंस के लिए वहाँ कामकाज के सिलसिले में जाते हैं। बड़ी फैक्ट्रीज हैं, स्टील फैक्ट्रीज हैं, शुगर फैक्ट्रीज हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो भारतीय कामगार भी हैं वहाँ पर। इसके अलावा जो मैनेजर्स हैं वो भी भारतीय हैं वहाँ पर। और काफी ठीक ठाक वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। मतलब उनकी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर जो लोग ऑपरेशन संभालते हैं वो भारतीय हैं। ये जो वहाँ पे जंग जैसे हालात बने हैं तो उससे भारतीयों को कितना खतरा है वहाँ पे? देखिए, जंग के हालात होते हैं, ये तमाम लोग जो हैं वहाँ कामकाज के सिलसिले में गए थे। अगर गोलियां चल रही हैं, वहाँ इस तरीके से लॉलेसनेस की स्थिति है, तो कई लोगों से हमारी भी बात हुई। उन लोगों का कहना है कि हम इससे बहुत डरे सहमे हुए हैं। कई फैक्ट्रीज के अंदर जो लोग हैं वो वहाँ शरण लिए हुए हैं। और अब जब लड़ाई चलती है
तो नहीं पता कि कौन सी फौज है, कौन आरएसएफ है, या गुंडे तो कहीं नहीं आ गए फौज की वर्दी और हथियार लेकर। तो ऐसी भी कई घटनाएं हुई कि मोबाइल छिनवा के ले गए, जो गाड़ियां थी वो लूट के ले गए, जो पेट्रोल या बाकी जो, क्योंकि पेट्रोल डीजल की भी काफी किल्लत चल रही है वहां पर, सप्लाई लाइंस डिसरप्टेड हैं। तो ऐसे में लूटपाट का शिकार होते हैं, इन लोगों के पास अपनी कोई सुरक्षा तो है नहीं। ऐसे में जब किसी भी मुल्क के अंदर गृह युद्ध के हालात होते हैं तो जो सिविल स्ट्रक्चर होता है, जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है, वो कोलैप्स होता है। और ऐसे में जब सिस्टम कोलैप्स होता है तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल, सबसे ज्यादा संकटग्रस्त वो लोग होते हैं जो उस मुल्क में बाहर से आए हैं, क्योंकि उनका अपना मुल्क तो है नहीं, उनके पास उस तरीके के साधन सुविधाएं भी नहीं होते हैं कि वो लंबे समय तक सस्टेन कर सकें। तो वो हमेशा चाहते हैं कि वो काम के सिलसिले में आए, लेकिन अगर ऐसे कोई हालात हो तो वो वापस लौट सकें। और जैसा मैंने आपसे कहा, एयरपोर्ट बंद है, जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो बाहर कैसे जाएं। तो सरकार क्या कर रही है रेस्क्यू के लिए सर? रेस्क्यू के लिए मिशन शुरू हो चुका है, इसका नाम ऑपरेशन कावेरी है। और ऑपरेशन कावेरी, जी ऑपरेशन कावेरी है। और आप समझ सकते हैं उसके मायने राजनीतिक भी हैं। कर्नाटक में चुनाव चल रहा है और कर्नाटक के हाकी पिक्की ट्राइब जो है एक बड़ा रेयर ट्राइब है, लेकिन ये जड़ी बूटियां बेचने के लिए और प्लस वहाँ मसाज का काम करते हैं ये लोग, ये आयुर्वेदिक मसाज का, तो ये वहाँ पर इनकी काफी डिमांड है। तो ये लोग वहाँ पर खार्तूम में, खास तौर पर खार्तूम और उसके आसपास के इलाकों में इन लोगों की एक आबादी है, करीब करीब 200 हाकी पिक्की ट्राइब के जो लोग हैं वो वहाँ पर हैं। तो अब चूंकि कर्नाटक से बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं, महाराष्ट्र से, इसलिए कावेरी नाम दिया गया है इस ऑपरेशन को। इसके अंदर फिलहाल भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत INS सुमेधा जो है वो आज सुबह रवाना हुआ है। करीब 300 भारतीयों को लेकर पोर्ट ऑफ सूडान से, यानी खार्तूम से लोगों को पहले पोर्ट ऑफ सूडान लाया गया और पोर्ट ऑफ सूडान से उनको जेद्दा ले जाया जाएगा, जहां पर भारतीय वायुसेना के जो 2 विमान हैं C-130J वो तैयार खड़े हैं। आप सर लगातार अंतर्राष्ट्रीय मामलों को कवर करते रहे हैं, ये कितनी बड़ी घटना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कितना व्यापक, कितना बड़ा असर है? देखिए, सूडान और ख़ास तौर पर अगर आप देखें, सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया, इस पूरे इलाके के अंदर काफ़ी समय से काफ़ी एक संघर्ष की और तनाव की स्थिति चल रही है, अलग अलग अपने राजनीतिक कारणों की वजह से। और इसके साथ ही सूडान से लगा हुआ जो साउथ सूडान है वो तो एक लंबे संघर्ष के बाद अलग हुआ था। साउथ सूडान के अंदर उस समय में भारत के इन्वेस्टमेंट भी थे, ऑयल रिच है ये इलाका, मिनरल रिच ये इलाका है। तो स्वाभाविक रूप से जो मिनरल्स निकलते हैं उनकी माइनिंग और जो उनकी सप्लाई लाइन है वो डिसरप्ट होती है। साथ ही गल्फ ऑफ एडन है, ये वो इलाका है जहाँ पे पहले पायरेसी भी होती रही। तो अगर कोई इंस्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता होती है, तो गल्फ ऑफ एडन और जो हॉर्मूज है ये वो इलाका है जहाँ से बहुत बड़ा जो ऑयल का कारोबार है, जो ट्रेड है वो होता है। और इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी इंस्टेबिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित कर सकती है। अगर यहाँ पर इंस्टेबिलिटी होती है, राजनीतिक अस्थिरता होती है, तो इस बात की संभावना होती है कि भाई पायरेट्स ग्रुप्स भी एक्टिव हो जाएं, जो ब्रेक अवे फैक्शन है उनका कामकाज कैसे चलेगा, तो वो लूट खसोट करने लग जाते हैं। तो ये इनका स्थिर रहना, इस जगह पर राजनीतिक स्थिरता का रहना अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होता है। आपको ध्यान होगा 2008-9 के आसपास जब पायरेसी बढ़ी थी तो फिर सभी देशों ने तय किया था कि एंटी पायरेसी मिशंस जो हैं सब लोग अपने अपने शिप तैनात करते हैं। ये जो भारत का INS सुमेधा है ना किसले, ये भी वहां पर जो ये बेसिकली एक किस्म का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। अच्छा। तो ये इस तरीके से एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कहा जाता है। ये तमाम जो जहाज हैं ये जाते हैं, पेट्रोल करते हैं इस इलाके के अंदर, ताकि जो यहाँ मालवाहक जहाज आते हैं, सामान लेकर आते हैं, तेल है, ट्रेड का दूसरा सामान है, इनके ऊपर अटैक ना हो। और ये जो नेवल शिप्स हैं ये उनको गार्ड करते हैं, कई बार ये उनको कॉन्वॉय देते हैं, तो इनकी सुरक्षा के अंदर ये जो ट्रेड है ये जहाज आते हैं। सर, सूडान के लोगों से आपकी बातचीत हो रही है? आपने कहा कि मतलब भारतीयों से आपने बातचीत की, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ की जो जनता है वो किसके फेवर में है, वो क्या सोच रही है? आम लोग तो यही चाहते हैं कि शांति हो ताकि वो अपना गुजर बसर कर सकें, क्योंकि ये सत्ता की, ये पावर की लड़ाई है। और इस पावर की लड़ाई में जो बैठेगा, जिसका हुक्म चलेगा, उसके अनुसार लोगों को काम करना है। क्योंकि ये जो दोनों ही फैक्शंस लड़ रहे हैं ये इंडिजिनस है, ये कोई बाहरी आक्रमण तो है नहीं, ये अपने ही लोग हैं, उनके ही अपने लोग हैं और अपने ही जनरल्स हैं। जो RSF है वो भी वहीं के लोगों की फोर्स है, जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस हैं वो भी उन्हीं की हैं। तो लोग स्वाभाविक रूप से लोग तो यही चाहते हैं कि वहाँ शांति स्थापित हो, और खास तौर पर भारतीय तो यही चाहते हैं कि शांति जल्दी से जल्दी स्थापित हो ताकि वो अपना कामकाज भी कर सकें। क्योंकि ऐसे में आपको पता है कि इसलिए जब लोग भाग के आते हैं
तो बहुत सारा सामान वहाँ छूट जाता है, लोग नहीं आ पाते हैं, कई चीज़ें रह जाती हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके पासपोर्ट कहीं और थे, अब वो आ गए, तो ऐसे में उनको टेम्पररी डॉक्यूमेंट दिया जाता है। अगर आप बिना पासपोर्ट के इवैक्यूएशन में आ रहे हैं और आपके पास अपना पासपोर्ट भी नहीं है, तो कैसे आप भारत आएंगे? तो आपके लिए इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट दिया जाता है, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर आप एक स्पेसिफिक यात्रा कर रहे हैं कि इवैक्यूएशन हो रहा है, आप पोर्ट ऑफ सुडान से जिद्दा, जिद्दा से भारत आएंगे और यहाँ आके आपको फिर एक नया पासपोर्ट अपने लिए लेना होगा। तो इस तरीके की भी घटनाएं होती हैं। चूंकि एम्बेसी, शुक्रवार का दिन था जिस दिन लड़ाई शुरू हुई, शुक्रवार वहाँ छुट्टी होती है, तो एम्बेसी वहाँ पर, एम्बेसी का स्टाफ भी एम्बेसी में नहीं पहुंच पाया, तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, सिक्योर होते हैं, वो भी वहाँ रह गए। तो ऐसे में ये ट्रैवल की जो फैसिलिटीज होती हैं, ये लोगों तक मुहैया कराना, उन्हें सुरक्षित निकालना अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। साथ ही आपको पता है प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते जो है मीटिंग ली थी इसके ऊपर, जिसमें नेवी के, एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी थे, डिफेंस के ऑफिसर्स थे, विदेश मंत्रालय के अधिकारी थे, और तमाम लोगों ने ये मंथन हुआ कि भाई लोगों को सुरक्षित कैसे निकाला जा सके, उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है और जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को करना है। तो एक विंडो निकलती है, उसमें दूसरे देशों की भी हमने मदद ली। जैसे फ्रांस अपना इवैक्यूएशन कर रहा है, तो 5-7 जो भारतीय हैं वो फ्रेंच इवैक्यूएशन में निकले। हम भी ये कोशिश करते हैं, कई बार पहले भी हुआ है कि जब हम इवैक्यूएशन करते हैं तो नेपाल के कुछ लोग हैं तो उनको हम ले आए। ठीक है। और सर, जो दुनिया के बड़े देश हैं जैसे कि अमेरिका, चीन, रूस, जी, ये क्या कह रहे हैं इस घटना को लेके, इनका क्या बयान है? देखिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो भूमिका है, खासतौर पर जो क्वार्टेट की भूमिका है, जिसमें यूएई है, सऊदी अरब है, फ्रांस है, यूके है, यूएस है, ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि इनके अपने नागरिक हैं वहाँ पर हैं, अमेरिका के भी नागरिक हैं, इनके डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वहाँ पर, राजनयिक हैं। ऐसी लड़ाई जब होती है तो स्वाभाविक रूप से राजनयिकों की चिंता होती है, लोगों की चिंता होती है। तो वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये लड़ाई खत्म हो, साथ ही शांति वहां पर हो, लोगों को निकाला जा सके। और अगर ये लड़ाई चलती भी है तो सबसे पहले सबका प्रेशर इस चीज को लेकर है कि एक विंडो दी जाए ताकि ये जो बेगुनाह नागरिक हैं, खासतौर पर जो विदेशी नागरिक हैं, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो उस मुल्क के भी नहीं है, उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। तो फिलहाल कई मोर्चों के ऊपर ये दबाव और ये कवायद चल रही है। भारत ने आरएसएफ से भी बात की, चूंकि खार्तूम के अंदर आरएसएफ का ज्यादा दबदबा है, तो भारत ने जो आरएसएफ के ऑफिसर्स हैं उन तक भी संपर्क पहुंचाया है, कई मध्यस्थों के सहारे भी बातचीत हो रही है कि जो भारतीय निकल रहे हैं, और हमने कई भारतीयों से बात की तो उन्होंने कहा कि जब हम निकल रहे थे तो चेकिंग जरूर हुई, लेकिन जैसे ही हमने कहा कि हम भारत से हैं, हम भारतीय लोग हैं, उन्होंने महिलाओं और बच्चों को देखा तो उन्होंने जाने दिया। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक राहत की बात है, और ये एक ऐसी अश्योरिंग बात भी है। इस तरीके का अनुभव जब मैं यूक्रेन में था तब मैंने वहां भी देखा कि भारत का फ्लैग लगा देने से उनको रास्ता मिल गया। जो बच्चे निकल रहे थे कि भाई हम भारतीय हैं, तो हम आपके झगड़े में ना इधर है ना उधर है, लेकिन हम यहाँ काम के सिलसिले में आए थे, हमें वापस जाने दीजिए। और लोग इस चीज को समझते हैं कि भारतीय जहाँ जाते हैं वहां वो लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं फैला रहे हैं, बल्कि वो वैल्यू ऐड करने के लिए आते हैं। और जब उनके मुल्क में शांति होगी तो शायद सूडान को वापस से इन्हीं भारतीयों की जरूरत होगी, क्योंकि दे ब्रिंग वैल्यू टू देयर कंट्री। ठीक है, आप सर इस मामले पर काफ़ी करीब से नज़र बनाए हुए हैं, और युद्ध जैसे हालात कहीं के लिए भी ठीक नहीं होता किसी देश के लिए, तो कब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको क्या लगता है, आपका अनुमान क्या है? देखिए, अभी तो फिलहाल ये है दबाव दोनों तरफ से है, एसएएफ के ऊपर भी है, आरएसएफ के ऊपर भी है, और ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके का दबाव बना हुआ है उसमें हो सकता है कि कोई ना कोई पीस फॉर्मूला निकले। क्योंकि अगर इस तरीके का ब्लॉकेट रखता है, सूडान की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है कि ये फैक्शंस जो है ये वहाँ पर बहुत लंबे समय की इंस्टेबिलिटी बर्दाश्त कर सकें। और अगर आसपास के नज़दीकी देश सैंक्शंस लगाते हैं, व्यापार कारोबार प्रभावित होता है, तो पर कैपिटा इनकम प्रभावित होती है, तो इनके रिसोर्सेज प्रभावित होते हैं, तो ये नहीं चाहेंगे। तो दोनों तरफ से दबाव इसी चीज़ को लेकर है। क्योंकि अगर आप जनरल दिगोलो का बयान देखें तो वो भी कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं ये सत्ता में आ गई हैं और ये यहाँ पर कब्जा ना कर पाएं, इसलिए हम लड़ाई कर रहे हैं। तो बातचीत की टेबल के ऊपर कोई ना कोई समाधान निकलेगा, और कई मध्यस्थ हैं, इसमें सऊदी अरब की भी भूमिका है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो फाइटिंग जनरल्स हैं जो एक जमाने में कभी साथी थे, ये इनके बीच का जो मसला है इन्हें बातचीत की टेबल पर लाया जाए, इन्हें बिठाया जाए और कोई फॉर्मूला निकले, और शायद अगर इस पर समाधान हो जाए कि भाई जल्द से चुनाव करा लिए जाएं। क्योंकि चुनाव की बात दोनों कर रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि हम सत्ता हस्तांतरण करना चाहते हैं, यानी सत्ता सिविलियन हाथों में जाए। एक डेमोक्रेटिक फोर्सेस वहां पर सक्रिय हैं भी सही, पहले से भी थे, तो अगर डेमोक्रेसी का रास्ता निकल जाता है तो वो बन जाए। लेकिन अभी देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे बयान आए, इजिप्ट नजदीक में है तो कई बयान ये दिए गए कि बाहरी देशों की भी भूमिका है इसके अंदर। हालांकि इसका कोई प्रूफ किसी ने नहीं दिया, तो जब ये बातें होता है तो बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं,
और ये बातें जो है ये समाधान की मेज पर हों और इनसे कोई समाधान का फॉर्मूला निकले, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि इन बातों का समाधान गोलियों से किया जाए। ठीक है, हम भी यही कामना करते हैं कि भाई सूडान में सब कुछ ठीक हो, हमारे सारे भारतीय भाई बहन वापस आ जाएं, और सूडान में क्या चल रहा है, वहाँ हालात कैसे हैं, उसका क्या असर होगा, इसके बारे में आपने जाना समझा। और अगर आपको क्या लगता है, अगर आपकी कुछ राय है तो अपनी राय आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।